फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम लोग आज से मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। चलिए हम लोग बुक पढ़ते हैं जो कि ये रोशन सर के द्वारा प्रोवाइड की गई है ये बुक। इसमें क्या क्या चैप्टर है, तो यहाँ पर टोटल 14 चैप्टर है और इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आए। उनका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यो डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडिया कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्रोल था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए।
पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाई, जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगाली ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय स्थापित हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर आया, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है था। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। अल्बुकर को राजा राममोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर ने पुर्तगालियों द्वारा शासित क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व दीप, दादर एवं नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुओं का खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा तीन बार भारत आए। तो पहली बार आए 1498 में, दूसरी बार 1502 में आए, तीसरी बार आए 1524 में आए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुंज में अपनी अड्डा बनाया। पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही।
भारत की सेना ने 1916 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। और उसके बाद 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे। सॉरी, बारहवां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब डच के बारे में देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इस कंपनी को बेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई। अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस कंपनी की स्थापना गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वहीं कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई।
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से लेकर 93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी की कुल 217 साझेदार थे। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ बने थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ चीफ था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुए। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिए। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान किया। स्वाली का युद्ध। यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29-30 नवंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नोट हो गया। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सूरत था। मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कोलकाता। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराए पर 3 गांव सुतनाती, कालीकाटा और गोविंदपुर अंग्रेजों को दिया। जॉब चार्नोक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता नामक शहर को स्थापित किया। अच्छा, यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी में लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता बना रहा। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ।
1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के जगह दिल्ली को बनाया जाए। इस घोषणा के तहत ही 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ है। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराया पर दिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। अब देखते हैं व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। अंग्रेजों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह सुनहला गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ। जॉन सूरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान कर दिया। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगढ़ में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था।
फ्रांसीसी के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में खोला। उसके बाद 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पुडुचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भूक्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है उसे इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध यह युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि के तहत हुआ है। इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। अंग्रेज गवर्नर बर्नार्ड ने फ्रांसीस जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1748 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में होने वाला युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा। इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह युद्ध 1756 से लेकर 63 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रारंभिक था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुई पेरिस के संधि के तहत हुआ है। इस पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। वांडीबास का युद्ध यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध BEIC और FEIC के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था।
तो वहीं फ्रांसीसी के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई। इस युद्ध में, बांडीवास के युद्ध में क्या हुआ? तो ब्रिटिश की जीत हुई। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए।